चलिए आइए हम लोग अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में स्टीम टरबाइन टॉपिक्स देख रहे थे, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हम आपको डिस्कस किए थे वेलोसिटी डायग्राम। क्लियर है? वेलोसिटी डायग्राम हम आपको दो तरह से रिप्रेजेंट किए थे, है ना। और वहीं से हम आपको डिफाइन किए थे कि फोर्स कितना डेवलप होगा और पावर कितना डेवलप होगा। फोर्स हम दो तरह से आपको बात किए थे। फर्स्ट वन इज टेंजेंशियल फोर्स एंड सेकेंड वन इज एक्सियल फोर्स। क्लियर है ना। टेंजेंशियल फोर्स का जो रिलेशन हम आपको डिफाइन किए थे, दैट इज Ft इज इक्वल टू, है ना, T मीन्स टेंजेंशियल, Ft मीन्स टेंजेंशियल फोर्स, दैट इज m डॉट Vw1 प्लस Vw2। क्लियर है ना। दिस इज टेंजेंशियल फोर्स। क्लियर है। और इसी को जब हम U से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर क्या होता है हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी पहले भी कि पावर को हम लोग फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखते हैं। तो यहाँ टेंजेंशियल फोर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टेंजेंशियल फोर्स लिखेंगे और इनटू, है ना, वेलोसिटी कितना है ब्लेड का U। क्लियर है। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, पावर। तो ये पावर इज इक्वल टू हो जाता है दैट इज m डॉट Vw1 प्लस Vw2 और इंटू U। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लास्ट क्लास में आपको डिफाइन किए थे दो इक्वेशंस। एक इक्वेशन हम और बताए थे आपको, एक्सियल फोर्स Fa इज इक्वल टू m डॉट Vf1 माइनस Vf2। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था लास्ट लेक्चर जो हम आपको डिस्कस किए थे, है ना। फार्मूला आपको माइंड में होना चाहिए, आइदर हो टेंजेंशियल फोर्स हो, पावर हो, या फिर क्या हो, एक्सियल फोर्स हो, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपके जो सिलेबस में है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है स्टीम टरबाइन के बारे में, लेकिन आपको अगर अच्छे से समझना है तो जहाँ तक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, तभी आप जो है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है ना। आपके सिलेबस में सिर्फ वेलोसिटी कंपाउंडिंग और प्रेशर कंपाउंडिंग मेंशन करके छोड़ दिया गया है, बट वहाँ से आपको जो है फील नहीं आएगा कि एक्चुअल में स्टीम टरबाइन है क्या, है ना। आप इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाएंगे, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग को वेलोसिटी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हम लास्ट लेक्चर में हम आपको डिस्कस किए थे। वहां से हम आपको पावर और फोर्स भी डेवलप किए थे। क्लियर। चलिए आइए देखिए, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स, है ना, इसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम आपको देखते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे। आपको हम कल डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि ब्लेड का दो कंडीशन हो सकता है, तो आपका ब्लेड जो है वो फ्रिक्शन लेस हो सकता है, या फिर विथ फ्रिक्शन, मतलब देयर शुड बी अ फ्रिक्शन डिफाइंड हो सकता है। तो आपका ब्लेड दो तरह से डिफाइन हो सकता है। सपोज दैट कि ये आपका ब्लेड है, सपोज दैट कि ये आपका ब्लेड है, तो ये ब्लेड आपका जो है दो तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शन डिफाइंड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फ्रिक्शन लेस हो सकता है। क्लियर है ना। तो फ्रिक्शन लेस होगा तब तो फिर एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन डिफाइंड होता है ब्लेड में, अगर ब्लेड में फ्रिक्शन डिफाइंड होता है, तब फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं, हर कोई को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एक तरह का रेसिस्टिंग फोर्स होता है, तो फ्लो को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, है ना। तो वहां पे क्या होगा, कुछ एनर्जी का लॉस होगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला पॉइंट कि एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो आप क्या बताएंगे, है ना। तो आइए समझिए, इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने का चीज है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम आपको बात कर रहे हैं, दैट इज एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ ब्लेड।
क्लियर है ना, कि अगर कोई ब्लेड है ना, सपोज दैट कि ये आपका ब्लेड है और अगर इस ब्लेड में फ्रिक्शन डिफाइंड हो रहा है, सपोज दैट ये ब्लेड है ना, अगर इसमें फ्रिक्शन डिफाइंड होता है, इफ देयर इज फ्रिक्शन, अगर यहाँ पे क्या है आपका फ्रिक्शन डिफाइंड हो रहा है, तो क्या होगा समझिए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है ना। कल हम आपको डिस्कस किए थे कि जिस वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक करता है उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं v1, क्लियर है ना, और ब्लेड का जो वेलोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, u से, क्लियर। और अगर हम इनलेट पे u को बात करेंगे तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, u1 से। तो हम आपको बताए थे, डायग्राम आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, सपोज दैट ए आपका ब्लेड है, ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी जेट से आता है दैट इज जेट वेलोसिटी v1, फिर इस ब्लेड का वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनलेट पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग u1 बोलते हैं, और दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई u1, है ना, ए वैल्यू u1 होता है। अब यहाँ से एक रिलेटिव वेलोसिटी हम कल बताए थे, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लेड भी मूव कर रहा है, जेट भी आपका v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जिस वेलोसिटी से आपका जेट ब्लेड से टकराएगा दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय vr1, क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि ब्लेड पे जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है जेट दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी vr1, और जिस रिलेटिव वेलोसिटी से एग्जिट करेगा दैट इज vr2, क्लियर है ना। अब ये फ्रिक्शन के कारण, अगर ब्लेड में फ्रिक्शन है इसके कारण क्या होगा, तो vr2 का वैल्यू लेस हो जाएगा vr1 से, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन है तो रेसिस्टिंग फोर्स लगाएगा, तो वेलोसिटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और यही वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग देते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हम इनलेट पे कितना दे रहे हैं और हमको आउटलेट पे कितना मिल रहा है ना, यहीं से हम डिफाइन करेंगे कितना लेस हो गया। मान लिया जाए काइनेटिक एनर्जी, जैसे इनलेट पे जो काइनेटिक एनर्जी आप देंगे, कहने का मतलब हम लिखना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट ऑफ ब्लेड, एट इनलेट ऑफ ब्लेड दैट विल बी, ए कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², हम लोग m डॉट यहाँ पे लेते हैं, है ना, पर यूनिट टाइम डिफाइन करते हैं, हाफ mv², v की जगह पे कौन सा हो जाएगा, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी से, है ना, तो इनलेट पे है तो vr1 का स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट ऑफ ब्लेड। अगर हम बात करें आपको, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट ऑफ ब्लेड कितना हो जाएगा, तो दैट इज हाफ m डॉट तो सेम ही रहेगा vr2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां पे हम आपको बोलेंगे इतना एनर्जी दी है और इतना हमको एग्जिट हुआ, है ना, तो लॉस कितना हुआ, हमको कितने एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो जिस अमाउंट से ये दोनों का माइनस, मान लिया जाए कि ये जो हम, ऑब्वियस सी बात है कि vr2 का वैल्यू क्या होगा, लेस देन vr1 होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन डिफाइंड हो रहा है, तो vr2 का वैल्यू जब लेस होगा तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्लियर। और ये क्या होगा, होल क्वांटिटी आपका ग्रेटर होगा इससे, तो दिस वन इनलेट माइनस आउटलेट पे जो हम लोग एनर्जी माइनस करके जो निकालेंगे वही मेरा क्या कहलाएगा, एनर्जी लॉस कहलाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि एनर्जी लॉस है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन, तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ m डॉट vr1 स्क्वायर माइनस हाफ
m डॉट Vr2 का स्क्वायर। क्लियर है ना? आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज, है ना, m डॉट को आप कॉमन ले सकते हैं। इधर आपका कितना बचेगा, Vr1 स्क्वायर माइनस Vr2 स्क्वायर अपॉन कितना 2। तो दिस इज एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना? बहुत सिंपल था। आपको बस यहाँ पे एक चीज और समझिए, कंफ्यूजन नहीं करना है। हम जेट वेलोसिटी नहीं लेंगे। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लेड के ऊपर से होकर वेलोसिटी जो फ्लो करेगा वो जेट वेलोसिटी नहीं करेगा। कौन करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी करेगा। क्लियर है? तो कंफ्यूजन नहीं करना है कि जेट वेलोसिटी तो v1 वेलोसिटी से निकल रहा है, लेकिन स्ट्राइक किस वेलोसिटी से कर रहा है? तो Vr1 रिलेटिव वेलोसिटी से, है ना? तो इसलिए हम लोग कौन सा वेलोसिटी लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं लेंगे। क्लियर है ना? तो ये आपका एक थोड़ा सा टॉपिक था कि फ्रिक्शन लॉस, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज इफिशियंसी ऑफ ब्लेड, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लेड इफिशियंसी। ब्लेड, और कहीं कहीं इसी को, है ना, ब्लेड या डायग्राम इफिशियंसी भी बोलता है ना? तो कंफ्यूजन नहीं करना है। या तो आप बोले ब्लेड और डायग्राम इफिशियंसी। डायग्राम इफिशियंसी एंड इट इज डिनोटेड बाई ईटा बी, एंड इट इज डिनोटेड बाई ईटा बी। क्लियर है ना? देखिए ये होता क्या है, बहुत सिंपल है। हम आपको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एफिशिएंसी डिफाइंड कहाँ पे होता है। तो एफिशिएंसी डिफाइंड वहीं होता है जहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है ना? अगर जितना एनर्जी दिए और उतना एनर्जी अगर आपको मिल जाए तो एफिशिएंसी 100%, है ना? तो फिर वहाँ पे एफिशिएंसी डिफाइन करने की मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ब्लेड पे आप कितना एनर्जी दे रहे हैं, कितना पावर दे रहे हैं, और ब्लेड से आपको कितना, ब्लेड या डायग्राम इफिशियंसी। तो हमेशा इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। क्लियर है ना? तो आउटपुट का मतलब क्या कि पावर आउटपुट आपको कितना मिल रहा है ब्लेड से, और इनपुट का मतलब क्या कि पावर इनपुट आप कितना दे रहे हैं ब्लेड पे। तो आपको याद होगा कल कि पावर आउटपुट फ्रॉम द ब्लेड से जितना पावर आउटपुट हमको मिल रहा था, या ये बोले कि पावर जितना ब्लेड डेवलप कर रहा था, उसका फॉर्मूला हम लोग कल डिफाइन किए थे। क्लियर है ना? तो दैट इज, है ना, वो फॉर्मूला कुछ आया था कि पावर इज इक्वल टू m डॉट VW1 प्लस VW2 और इंटू यू। क्लियर? तो ए पावर जो है दैट इज डेवलप्ड बाई ब्लेड। क्लियर है ना? एंड जो हम लोग इनपुट के फॉर्म में दे रहे हैं ब्लेड पे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ, क्योंकि आप जो ब्लेड पे इनलेट में ब्लेड को रोटेट करने के लिए जो आप दे रहे हैं वो कौन सा दे रहे हैं? जेट वेलोसिटी दे रहे हैं। क्लियर है ना? तो जेट वेलोसिटी जो दे रहे हैं उसके कारण जो पावर आपको वहां पे इनपुट पे दिया जा रहा है दैट इज इनलेट इनपुट पावर, और ब्लेड के द्वारा जो डेवलप हो रहा है, जो ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज आउटपुट पावर। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ब्लेड से जितना पावर आउटपुट हमको मिल रहा है अपॉन ब्लेड पे जितना इनपुट पावर हम दे रहे थे, वो दोनों का रेशियो, आउटपुट बाय इनपुट, वो दोनों का रेशियो ही मेरा डिफाइंड होता है ब्लेड या डायग्राम इफिशियंसी। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है कि आप इसको एक लाइन लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज
रेशियो ऑफ पावर, रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर कर दीजिएगा, रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर बाई ब्लेड टू टोटल पावर at the entrance of blade, क्लियर है ना? बहुत सिंपल है कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर बाई ब्लेड के द्वारा जो एक्चुअल पावर मिलता है टू टोटल पावर एट इंट्रेंस ऑफ ब्लेड, है ना? ब्लेड के इंट्रेंस पे जितना टोटल पावर आप दे रहे हैं, दोनों का रेशियो। कहने का मतलब आप मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें, है ना, तो ब्लेड इफिशियंसी को ईटा बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईटा बी इज इक्वल टू, है ना, आप बोल सकते हैं कि एक्चुअल पावर बाई ब्लेड, है ना, अपॉन क्या बोल सकते हैं, टोटल पावर या एनर्जी, है ना, टोटल पावर एट इंट्रेंस ऑफ ब्लेड, क्लियर है ना? तो दिस इज आवर ब्लेड इफिशियंसी, है ना? अगर आप फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कितना हो जाएगा, तो ब्लेड इफिशियंसी इज इक्वल टू एक्चुअल पावर डेवलप, कितना होता है, दिस वन कल हम आपको डिफाइन किए हैं। तो दिस इज m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू अपॉन, है ना, टोटल पावर एट द इंट्रेंस ऑफ ब्लेड पे जो हम लोग पावर दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज हाफ m डॉट V1 का स्क्वायर, क्लियर है? अब बोलेंगे सर यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्यों नहीं लिए? नहीं, हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, जेट वेलोसिटी लेंगे। हम वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए लिए थे इसके केस में कि दिस इज क्या निकालना था, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किस में था, ब्लेड में फ्रिक्शन था, तो ब्लेड के ऊपर से होके कौन सा वेलोसिटी आ रहा था, रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर है ना? लेकिन यहां पे स्ट्राइक करने की बात है, ब्लेड के ऊपर से होके कौन सा वेलोसिटी जा रहा है उससे मतलब नहीं है, क्लियर? तो यहां पे जो हम वेलोसिटी जो जेट से मेरा निकल रहा है नोजल से, दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जेट वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय V1। तो हमेशा जब भी आप इफिशियंसी में बात करें, कहीं भी हाइड्रोलिक टरबाइन हो, स्टीम टरबाइन हो, किसी भी टरबाइन हो, तो जब भी हम यहाँ पे इनपुट की बात करते हैं ना, जब भी हम लोग इंट्रेंस पे जो एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पे हम लोग कौन सा वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, जेट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्लियर है ना? तो हमेशा एब्सोल्यूट वेलोसिटी आप डिफाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे आप m डॉट सेम रहेगा, इसलिए m डॉट को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से आपका ब्लेड इफिशियंसी जो डिफाइंड होगा, 2 आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, VW1 प्लस VW2 और इंटू यू अपॉन V1 का स्क्वायर, ठीक है? तो दिस इज फाइनल रिलेशंस, फाइनल फार्मूला फॉर ब्लेड इफिशियंसी, क्लियर है ना? तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, आइदर ब्लेड इफिशियंसी बोले या डायग्राम इफिशियंसी बोले, तो आपको यही डिफाइन करना है कि 2 इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू अपॉन V1 का स्क्वायर, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है ना? तो यहां से हम आपको 2 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट वन इज एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, पहला पॉइंट, दैट इज
एम डॉट वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर बाई टू। सेकेंड पॉइंट इज ब्लेड और डायग्राम इफिशियंसी बोलते हैं इसको, है ना, दैट इज द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द ब्लेड टू द पावर गिवन एट द इंटेंस ऑफ द ब्लेड, है ना, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लेड इफिशियंसी बोलेंगे। सेकेंड, यहां से हम उसके फॉर्मूला को पुट करके एक रिलेशंस निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू अपॉन वी वन का स्क्वायर। क्लियर है ना, ये सारा टर्म्स आपको नोन है। वी डब्ल्यू वन हम कल आपको बताए थे, दिस इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ जेट वेलोसिटी, मतलब v1 का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता था, इसको व्हील वेलोसिटी भी बोलते हैं कहीं कहीं, व्हील WHIRL व्हील वेलोसिटी, है ना, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर कहीं आपको व्हील वेलोसिटी मिल जाए लिखा हुआ तो दैट इज VW1, है ना, व्हील वेलोसिटी एट इनलेट, और VW2 व्हील वेलोसिटी एट आउटलेट। यू नो द वैल्यू ऑफ यू, है ना, यू क्या है, तो ब्लेड, देखिए यहाँ पे अभी हम आपको रिप्रेजेंट भी किए हैं कि ब्लेड का जो वेलोसिटी होता है दैट इज यू, है ना, और v1 स्क्वायर, v1 कौन सा है, दिस इज द जेट वेलोसिटी, जो आपका नोजल से निकल रहा है जेट वेलोसिटी, दिस इज v1। क्लियर है, तो ये यहाँ पे आपका ब्लेड इफिशियंसी डिफाइंड हो रहा है। क्लियर है ना। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, है ना, कि ब्लेड इफिशियंसी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा डेरिवेशंस है ना, आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ब्लेड इफिशियंसी का। क्लियर है ना, तो नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी। ठीक है, चलिए आइए, ब्लेड इफिशियंसी हम लोग डिफाइन कर लिए कि ब्लेड इफिशियंसी कितना होगा, दैट इज 2 इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू अपॉन वी वन स्क्वायर।